स्टार्ट करने वाले हैं आज। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों, है ना। तो वो दो चैप्टर मैं साथ में चालू कराऊंगा बच्चों, तुम लोगों को अच्छे से ध्यान देना बेटा, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। बहुत इजी चैप्टर है। ओके बेटा, या रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है इसको, साइकिल्स कुछ कुछ अच्छी तरह से पढ़ना, है ना, चीजें लर्न करना, अच्छी तरह से समझना कंसेप्चुअली। तो बेटा पहले तो कुछ चीजें मैं तुमको क्लियर कर दूं, चैप्टर करने से स्टार्ट करने से पहले बहुत क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग सेम लगता है, लेकिन तुमको बता दो बच्चों, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग सेम नहीं है। इसको समझने की कोशिश करना बच्चों। तुम्हारे नॉस्ट्रल्स है, ठीक है। थोड़ा इसको मैं अच्छी तरह से तुमको बताता हूँ कि तुमको समझे। तो टॉपिक तो तुमको पता चल गया होगा क्या है। अब तुमको मैं बताता हूँ डिटेल्स कि एक्चुअल में बॉडी में क्या होता है जब तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, सांस ले रहे हो, तो हो क्या रहा है बच्चों, ठीक है। तुम्हारे नॉस्ट्रल्स है, तुमने सांस लिया। बच्चों बात को समझना, पहली बात तो तुम ऑक्सीजन क्यों ब्रीथ करते हो, तुम नाइट्रोजन या और कोई ब्रीथ नहीं क्यों नहीं कर पाते हो। तो बच्चों पहली बात तो आरबीसी होता है, आरबीसी ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाते हैं और तुम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो। नाइट्रोजन के साथ वो बॉन्ड नहीं बनाते। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ऑक्सीजन ही क्यों ब्रीथ करते हो, बराबर के नहीं। वो तो अपना इवोल्यूशन जिस हिसाब से हुआ है बच्चों, जिस हिसाब से अपन अपना बिग बैंग के बाद जिस हिसाब से रिएक्शंस हुए हैं, तो वो सब एक रीजन है बच्चों। अब तुम जो सांस ले रहे हो ऑक्सीजन की, उसको ब्रीदिंग बोलता है। सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, वो ब्रीदिंग है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना, सांस देना, एक्सपिरेशन बाहर छोड़ना, बस इतनी ब्रीदिंग है, दैट्स इट। वो ब्रीदिंग हो गई। लेकिन बच्चों रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहां पर बहुत सारी चीजें होती है। तो हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब बच्चों होगा क्या, यही ऑक्सीजन तुम्हारे लंग्स में जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन तुम्हारे, तो ऑब्वियसली इसोफेगस वगैरह सब कुछ दुनिया भर का मैंने तुमको अच्छा हो, तुम ग्रेजुएशन पहले पढ़ा दिया, तुमको पता है वो सब। फिर तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारे लंग्स होंगे। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, डायग्राम नॉट टू बी स्किल्ड, रफ डायग्राम। तो तुम क्या करोगे, ऑक्सीजन लंग्स में आएगा। तुम्हारी लंग्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिटेल में अभी बात करेंगे बाद में, जब वो टॉपिक एक्चुअल में आएगा। एल्वियोलाई होता है, कैपिलरीज होती है ना, तो वहां पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो ये सब चीजें तुम पढ़ोगे बच्चों। अगर एल्वियोलाई खराब हो गया या अस्थमा वगैरह, तो उसमें क्या होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर से जब हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो लंग्स में जाता है बच्चों। फिर एक चीज याद रखना कि ऑक्सीजन लंग्स से जाता है ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में जाता है, ठीक है, तुम्हारे ब्लड वेसल्स में जाता है ऑक्सीजन। बच्चों वहां से जाता है तुम्हारे सेल्स के अंदर, ठीक है, वहां से जाता है तुम्हारे सेल्स के अंदर। समझो मैं यहां पर सेल बनाता हूं एक, तो वो तुम्हारे सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगा। और तुम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है, 10th में तुमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन तुमने लिया और वही सेल से बाहर निकलेगा CO2, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा CO2। तो ऑक्सीजन सांस ली, लंग्स में गया, ब्लड वेसल से ब्लड क्या करता है, कैरी करते हैं ऑक्सीजन को ना, आरबीसी होते हैं ब्लड में। अब आरबीसी में प्रॉब्लम होगी, तुमने सिकल सेल एनीमिया भी पढ़ा था, टॉपिक को रिलेट करो, है ना। तो वो भी तुम पढ़ोगे 12th में जेनेटिक चैप्टर में, सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, कैसे होता है। तब तुम्हारा आरबीसी ऐसा नहीं शिकल शेप का बन जाता है, तब ऑक्सीजन को तुम कैरी नहीं कर पाते बराबर से। तो तुमको हर चीज की एक खुशी होनी चाहिए बॉडी में कि भाई तुम्हारी चीजें नॉर्मल हो रही है। तो आरबीसी नॉर्मल है, तुम्हारा ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड अभी भी, तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम मुझे सुन रहे हो, तुम पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो ऑक्सीजन तुम ले रहे हो, अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम अपना काम कर पा रहे हो। तो ऐसे ही सांस लिया, लंग्स में गया, ब्लड वेसल्स में गया, वहां से सेल्स में गया। अच्छा बच्चों, सेल्स में क्या होता है, तो तुम कुछ भी खाना खा लो, तुम कुछ भी खाना खा लो, तुम कुछ भी खाओ, एट द एंड ऑफ द डे तुमको सिंपल कंपाउंड्स मिलेंगे, सिंपल कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा वो, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में,
फैट्स फैटी एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में। तो तुम्हारा जो ग्लूकोज होता है अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, इट विल गिव यू बच्चों एनर्जी। ये तो तुमको मैंने 10th में कितनी बार, 100 बार रिपीट किया है। ऑक्सीजन अलॉन्ग विद ग्लूकोज अलॉन्ग विद ऑक्सीजन गिव्स यू एनर्जी। खाना अकेला एनर्जी नहीं देता है, ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें तो कितनी बारी मैंने रिपीट कर ली है बच्चों। तो उससे तुमको क्या मिलेगा फिर? एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अपने 10th में एटीपी का डायग्राम भी देखा था कि एटीपी कैसा दिखता है, एटीपी में क्या क्या होता है, तो वो भी हम डिस्कस बच्चों ऑब्वियसली करने वाले हैं। लेकिन ऊपर ऊपरी तौर से ये चीजें हो रही है अंदर। अब एटीपी के साथ ऑब्वियसली बेटा बहुत सारी और भी चीजें निकलती है, CO2 हो गया, वाटर हो गया। लेकिन तुमको ये पता है कि निकलती है, अब क्यों निकलती है हमको पढ़ना है बच्चों। क्यों निकल रहा है, उसका रीजन क्या है, तो ये बाय प्रोडक्ट्स भी यही क्यों निकल रहे हैं, तो वो भी हम चीजें देखेंगे बच्चों। तो ये सब चीजें होती है बच्चों। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो भी ये चीजें होगी, अगर मैं एनिमल सेल बात करूं तो भी ये चीजें होगी। तो ये पूरा बच्चों रेस्पिरेशन चलता रहता है। तो ये मोटे मोटे तौर से रेस्पिरेशन है, और ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है बच्चों वो सेल्स में हो रहा है। तो ये जो रेस्पिरेशन होगा बच्चों उसको हम बोलेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इतनी सब बातें बच्चों हो रही है तुम्हारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इधर तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सांस लेने के बाद लंग्स में जाने के बाद ब्लड वेसल्स के साथ तुम्हारे सेल में चला गया। सेल में कुछ ना कुछ कांड होगा, उससे तुमको एनर्जी मिलेगी। क्या कांड होगा? ग्लूकोज अलॉन्ग विद ऑक्सीजन गिव्स यू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, ये इतना सिंपल नहीं होता, बहुत सारी चीजें और भी चलती है अंदर। तो वही देखना है चैप्टर में बच्चों के एक्चुअल में मोटे मोटे तौर से क्या होता है। तो जो मैंने 10th में पढ़ा था बच्चों उसको वापस एक बार रिवाइज करते हैं अपन कि एक्चुअल में मोटे मोटे तौर पे होता क्या है ना। तो उसको अपन रिवाइज करते हैं बच्चों वापस एक बार, है ना। तुम लोग ने पढ़ा हुआ है चीजें, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, एरोबिक एनारोबिक, वो तुमको पता है बातें, तो उस पर तो हम आएंगे ही। लेकिन मोटे मोटे तौर पे तुमने 10वीं में जो पढ़ा था बच्चों, थोड़ा उसको रिवाइज करते वापस, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहली चीज तो तुमको ये पता होनी चाहिए बच्चों कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है तुमको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो बच्चों क्या बोलते हैं अपना, फोटोसिंथेसिस किधर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। वो तुमको जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस तो डिटेल में बताऊंगा क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है। तो पर बहुत सारी चीजें होती है बच्चों, एटीपी मिलता है अपने को। फिर लास्ट में अपने को जो बच्चों मिलता है वहां पर बहुत सारी साइकिल्स होती है, केल्विन साइकिल, C4 साइकिल, तो बहुत सारी चीजें होती है बच्चों, वो भी हम बात करेंगे डेफिनेटली। तो वो सब होने के बाद बच्चों वहां पर अपने को मिलता है ग्लूकोज, है ना। फिर अपन क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स में ग्लूकोज स्टोर्ड होता है बच्चों, राइट। तो अब कहानी शुरू होती है बच्चों अपनी रेस्पिरेशन की। ये मोटे मोटे तौर पे किधर होता है रेस्पिरेशन बच्चों? अगर मैं एक सेल लू, अगर मैं एक सेल लू, ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल ले लिया। सेल में क्या क्या होगा बच्चों? बहुत सारी चीजें होती है, साइटोप्लाज्म होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, गोल्गी बॉडीज होगी। लेकिन मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? मैं रेस्पिरेशन में इंटरेस्टेड हूं, वो भी सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो वो किधर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों। वो किधर होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलो मैं माइटोकॉन्ड्रिया बनाता हूँ एक रफली। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है बच्चों, मैं तुमको बता दूं, डबल लेयर्ड होता है। और जो अंदर का लेयर इसको इस तरह से होता है। डोंट वरी, डिटेल में अपन पढ़ेंगे बच्चों, जब अपन वो टॉपिक करेंगे ना, जब डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों अपन, ओके डिटेल में पढ़ेंगे। अब होता क्या है, चलो रिवाइज करते हैं बच्चों। मोटे मोटे तौर पे 3 प्रोसेस होते हैं बच्चों। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है अपने को, ग्लूकोज को अपने को और ब्रेक डाउन करना है ना? जब भी बच्चों ब्रेक डाउन होगा तब तुमको एनर्जी मिलेगी। देखो बच्चों, ग्लूकोज बनाने में भी एनर्जी लगी, लेकिन जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करोगे, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस होता है, तुमने पढ़ा हुआ है बच्चों ये सब 10th में। मैं तुमको वही रिवाइज कराता हूँ आज। ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होता है। तो ये सब होने के बाद बच्चों तुमको एनर्जी मिलती है। अब हुआ क्या, ग्लूकोज को बनाने में एनर्जी लगी, लेकिन ये सब करने के बाद भी, कांड करने के बाद भी तुमको एनर्जी मिलती है। लेकिन जो बच्चों बात को समझना, अब मैं क्या बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ग्लूकोज को बनाने में भी एनर्जी लगा,
और ये सब बच्चों जो बनाने हैं उसके लिए भी एनर्जी लगा। लेकिन जब ये सब बनेगा बच्चों, ये सब प्रोसेस जब होंगे, तब अपने को ज्यादा एनर्जी मिलेगा। इसके लिए अपन ये करते हैं। एक बिजनेसमैन क्या सोचता है कि भाई मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब जो मैं चीज खरीद रहा हूं उसको मैं ज्यादा प्राइस में बेचूंगा। वैसे ग्लूकोज को खरीदने के लिए भी पैसे लगते हैं बच्चों, एनर्जी लगती है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, ये सब प्रोसेस होने के बाद एनर्जी बहुत ज्यादा मिल जाती है अपने को, अपना काम चल जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो एनर्जी चाहिए। तो बॉडी में कंटिन्यूसली प्रोसेस तो हो ही रहा है बच्चों, एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इट इज हैपनिंग। तो 10th में तुमने क्या पढ़ा था बच्चा, मोटे मोटे तौर पे? मोटे मोटे तौर पे तुमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस किधर होता है, तुमने पढ़ा था 10th में? इट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म, है ना? ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है बच्चों, तुमने 10th में पढ़ा था ये बात, है ना? लोअर ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलाइसिस होता है बच्चों। अब होगा क्या बच्चों ग्लाइकोलाइसिस की वजह से? ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, साइटोप्लाज्म में होता है, और यहाँ पर ग्लूकोज कन्वर्ट होगा बच्चों पायरुविक एसिड में। अब ये जो पायरुविक एसिड है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये पायरुविक एसिड बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में अंडरगो करेगा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में। कैसे हुआ, पूरे 10 स्टेप का प्रोसेस है बच्चों, बताऊंगा तुम लोग को आज, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में बच्चों, और क्रेब्स साइकिल में तुमको मिलेगा बच्चों बहुत सारी चीजें, NADH2, FADH2, तुमको मिलेगा ATP, एनर्जी मिलेगा। अब ATP तुमको मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों ये NADH2 और FADH2 क्या होता है? देखो एक चीज हमेशा मेरी याद रखना, एक चीज बहुत बता देता हूँ बच्चों, 10 में भी बताई थी तुमको मैंने। एनर्जी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एनर्जी, इनडायरेक्ट एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी कैसी होती है बच्चों? वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। और इनडायरेक्ट एनर्जी कैसी होती है? इन द फॉर्म ऑफ NADH2 एंड FADH2। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम पैसे ले लो, पैसे तुम डायरेक्टली भी दे सकते हो किसी को। समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से कुरकुरे मंगाया, तो मैं उसको डायरेक्ट पैसे दूंगा ATP के फॉर्म में। लेकिन अब मैंने उसको कुरकुरे मंगाया, मैंने उसको डायरेक्ट पैसे नहीं दिए, मैंने उसको चेक दिया। वो चेक बैंक में जाएगा, है चेक भी पैसे के फॉर्म में, एक फॉर्म ही है उसका, लेकिन उसको बैंक पे जाना पड़ेगा, उसको इशू कराने पड़ेंगे, फिर उसको मिलेंगे। वैसे बच्चों NADH2 और FADH2 को भी ATP में ही कन्वर्ट होना पड़ेगा लास्ट में, लेकिन जब जब रिक्वायरमेंट होगी। और एक और बात बच्चों हमेशा याद रखना, गार्ड बांध लेना, बहुत जरूरी है। एक NADH2 देगा 3 ATP, और एक FADH2 देगा 2 ATP। आखिरकार ये भी ATP है, लेकिन ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है बच्चों, है ना? ये तुमको अभी विजिबल दिख रहा होगा, 3 ATP। एक NADH2 देगा तुमको 3 ATP, और एक FADH2 तुमको देगा 2 ATP। तो क्रैब साइकिल होगा बच्चों, तुमको NADH2 FADH2 ATP मिलेगा। अब ATP तुमको मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन NADH2 FADH2 अब तक ATP में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसीलिए थर्ड स्टेप होगा ETC, जहां पर तुम्हारे NADH2 और FADH2 कन्वर्ट होंगे, राइट? और तुमको एनर्जी मिलेगी। और वही तो बच्चों पर्पस है लाइफ का, ये प्रोसेसेस का, ये अंदर से सब चीजें हो रही है बच्चों। ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए उठने के लिए, बैठने के लिए, काम करने के लिए। तो ये प्रोसेस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, इस ये सब स्टेप्स को अंडरगो करना पड़ता है, एंड फाइनली तुमको एनर्जी मिलती है। आखिर खेल तो यही है बच्चों, एनर्जी का ही खेल है पूरा, है ना? तो पूरा का पूरा ब्रेकडाउन होता है बच्चों, है ना? अब समझते हैं चलो टॉपिक को जो अपने पास है। तो ये सब तो ओवरव्यू हो गया, तो तुमने 10वीं में पढ़ा हुआ है। 11th में अपने लिए क्या नया रखा है बच्चों? 11th में अपने को हर एक स्टेप को डिटेल में देखना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है अंदर, किससे क्या बन रहा है। और ये जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, तुमको समझ में आएगा धीरे धीरे कि भाई ये सब पढ़ना क्यों, आखिर ऐसा क्या हो जाएगा, ये सब पढ़ के अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों आखिर में, राइट? तो ये सब बातें देखना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों। तो चलो बात करते हैं टॉपिक्स की बच्चों। एक्चुअल में क्या पढ़ेंगे अपन? तो एक्चुअल में अपन अंदर जब सेल के अंदर गए थे, तो मैंने तुमको क्या बताया था, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो बच्चों अपने को ये डिटेल में पढ़ना है एक्चुअली आज, है ना? सेल्यूलर रेस्पिरेशन बच्चों दो टाइप का होता है,
एक तो होता है एरोबिक और दूसरा होता है बच्चों एनएरोबिक। अब तो ये बहुत बचकानी बातें हो चुकी है बच्चों, तुमको पता ही है। एरोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये बातें तुमको पता होगी, अब इतने तो मैच्योर हो चुके हो तुम लोग। अच्छा बच्चों, एरोबिक में तो एक लंबा सीरीज लंबा स्टेप होता है, तो वो तुमको देखना ही है बच्चों। लाइक फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद होता है तुम्हारा क्रेब्स साइकिल, फिर तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। बच्चों ये किधर होता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। तो पहले तो तुम कोई भी टॉपिक बच्चे पूरा रट लेते हैं, उनको मैं पूछता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस किधर होता है, ब्लैंक, पता ही नहीं। पूरा पढ़ लेंगे, ये 10 स्टेप का होता है ग्लाइकोलाइसिस, पूरा रट लेंगे पूरा। अच्छा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फिर ये डाइहाइड्रोक्सी, दुनिया भर का रटेंगे। लेकिन मेन काम क्या है कि किधर होता है वही नहीं पता, तो मतलब क्या फिर रट के। तो रटो मत यार, समझो यार, साइटोप्लाज्म में होता है बच्चों। फिर जो है जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है, और ये किधर होता है तुमको पता ही है, 10th में था बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़ा है अपन ने। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डिटेल में तो नहीं बोल सकते, रटा है पूरा, 10th स्टैंडर्ड तो पूरा रटते हैं बच्चे। उनको पता नहीं होता क्या पढ़ रहे हैं, बट आज तुम लोग समझोगे एक्चुअल में तुमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था और क्या है एक्चुअल में वो। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन ये मोटे मोटे तौर पे 10th वाली बात हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बड़ा स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया में F1 पार्टिकल्स, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, F0, F1, बहुत सी क्रिस्टे विस्टे बहुत सारी चीजें होती है। तो जब अपन एक्चुअल में देखेंगे तब देखेंगे अपन। तो बच्चों ये तो मोटी मोटी बातें हो गई कि ठीक है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो भी किधर होता है, विल फाइंड आउट, विल सी इट एक्चुअल में क्या होता है। तो ये सब तुमको डिटेल में देखना ही है बच्चों। एक साइकिल ये तुमको ये दो दो तीन बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ये सब उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो ट्रिक्स भी बताऊंगा तुमको मैं कैसे पढ़ना है ये सब चीजें, उसके बिना तो होएगा ही नहीं, तुम डर जाओगे पहले तो भाई ये सब क्या है। लेकिन ईजी होता है, टेंशन मत लो। मेरे को भी स्टार्टिंग में लगा था कि ये सब क्या है भाई, जब तुम साइकिल एक्चुअल में देखोगे, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस करते हो, रिवाइज करते हो, तो हो जाता है, तो टेंशन मत लेना। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन बच्चों में होता क्या है। तो बच्चों वहां पर देखो, सबसे पहली चीज तो ग्लाइकोलाइसिस वहां पर भी होती है, राइट। ग्लाइकोलाइसिस वहां पर भी होता है। और ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, देखो कॉमन स्टेप है, एरोबिक हो एनारोबिक हो ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही। और ग्लाइकोलाइसिस बच्चों देखो बात को समझना, अब लॉजिक लगाओ थोड़ा। ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक में हो रहा है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में खुद ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, याद रखना। लेकिन ये एरोबिक का इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके बिना एरोबिक आगे नहीं बढ़ेगा। देखो क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक में हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वहां पर। ठीक है, देखो बात को समझो बच्चों, एवोल्यूशन के हिसाब से हुआ होगा। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तुम तो एनारोबिक को काफी इनएफिशिएंट बोला गया है, इनएफिशिएंट, इनसफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है लाइक बैक्टीरिया वगैरह, वो एनारोबिक ही अंडरगो करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर होता, वो तो बैक्टीरिया तो किसी भी कंडीशन में रह सकता है, हार्श से हार्श कंडीशन में रह सकता है, जहां पर तो ऑक्सीजन की जरूरत, जहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उनको तो वहां पर भी सर्वाइव करना है। तो एनारोबिक उनके लिए जरूरी है बच्चों, अपने में भी। जब एक्सरसाइज करते हैं अपन बहुत ज्यादा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन होता नहीं है। तो जब जब जरूरत होती है बच्चों तब तब चाहिए ही है, लेकिन वो एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस करता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एरोबिक कैसा कंप्लीट प्रॉपर है एकदम, जहां पर तुमको 38 एटीपी लास्ट में ये सब हो जाएगा बच्चों, तब तुमको 38 एटीपी मिलेंगे, 36 एटीपी मिलेंगे, 36 38 एटीपी तुमको मिलेंगे बच्चों। ठीक है, बताऊंगा तुमको 36 38, डिबेटेबल मुद्दा है बहुत, तुमको बहुत डिटेल में बताऊंगा ये सब कि 36 38 के प्रॉपर क्या मिलता है तुमको लास्ट में, वो बताऊंगा तुम लोगों को। लेकिन अब तुम ये समझना बच्चों कि एनारोबिक में ग्लाइकोलाइसिस ऑब्वियसली इट विल अंडरगो, और यहां पर होगा क्या, तो सेम चीज बच्चों, ग्लूकोज जो है, तुमको पता है ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन का होता है। इट विल कन्वर्ट इनटू पाइरुविक एसिड। बच्चों पाइरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। तो एक ग्लूकोज से कितना पाइरुविक एसिड बनेगा, 2 पाइरुविक एसिड बनेगा, क्योंकि एक ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, पाइरुविक एसिड एक 3 कार्बन का होता है, तो 3
प्लस 3 6 हो जाएगा ना, 3 इंटू 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। अब बच्चों ये पायरुविक एसिड 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन किस में हो रहा है। तो पहले को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरे को बोलते हैं एल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है बच्चों, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किधर होता है बच्चों? अपने मसल सेल्स में होता है, अपने मसल सेल्स में। जब एक्सरसाइज करते हैं अपन तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसके पेन और वो सब होता है अपने को। और ये किधर होता है? अल्कोहल फॉर्मेशन किधर होता है? ईस्ट में होता है। पता था ना अपने सेचेरामाइसिस सेरिवेस अपन यूज करते हैं, है ना? तो ये सब चीजें होती है बच्चों। और मिलता क्या है अपने को? अल्कोहल मतलब क्या? कौन सा अल्कोहल? पता होगा तुम लोग को, सब बातें तुमको 10th में तुमने पढ़ी हो फुली। इथेनॉल, इथेनॉल याद है ना तुम लोग को? इथाइल अल्कोहल, बराबर के नहीं? तो वो एक कॉमन अल्कोहलिक बेवरेज है जो लोग एंजॉय करते हैं, बराबर। तो ये सब बातें हैं बच्चों, है ना? ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे दिया मैंने तुम लोगों को कि क्या क्या होने वाला है एक्चुअल में।